तो जैसे ये चिपकेगा तो 7 दिन के बाद ये क्या निकालेगा, HCG, और उस लड़की का पेशाब लिया जाता है, यूरिन, और एगो इस तरह का एगो किट होता है, किट होता है, ठीक है, समझिए बात को। ये किट में क्या होता है, एक जगह होता है जहां पर आपको यूरिन 2-3 ड्रॉप्स डालना पड़ता है यूरिन का, और यहां पर एक प्लेट लगा होता है, डिजिटल प्लेट। हम जैसे यूरिन डालेंगे तो अगर ये लड़की के अंदर में ये प्रोसेस नहीं हुआ होगा, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, तो इसमें एक दाग आएगा। कितना दाग आएगा, एक दाग आएगा, एक बेंड आएगा, डार्क बेंड। और अगर मान लो कि इसके पेशाब में HCG मिल गया, पेशाब डाल रहे हैं, यूरिन डाल रहे हैं ना, उसके यूरिन में अगर HCG रहा, तो HCG रहा, इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लांटेशन हो गया होगा, तो इसमें 2 गो दाग आएगा। कितना दाग आएगा, 2 गो। तो अगर इस प्रेगा न्यूज के किट के अंदर में 2 दाग आता, 2 बैंड आता है, तो ये इंडिकेशन है कि वो जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो गई है। क्या हो गई है, गर्भवती हो गई है वो, क्योंकि उसके यूरिन में हमको क्या मिला, किस चीज का सैंपल मिला, HCG का सैंपल मिला। और HCG महिला में तभी निकलेगा जब उसके बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, स्पर्म ओवम का मिलन हुआ होगा, और सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं बल्कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक संरचना बनता है, एक बॉल बन जाता है, एक छोटा सा बहुत सारे कोशिकाओं का ग्रुप बन जाता है, 16 सेल का ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं, ये गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता है, और ये 7 दिन के अंदर होता है। कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद, कितने दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद ब्लास्टुला बनता है, वहां से क्या निकलता है, HCG। और जब हम यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें HCG रहेगा तो डबल बेंड आएगा, HCG नहीं रहेगा तो डबल बेंड नहीं आएगा, एक बेंड आएगा। समझ में आया। तो इस किट का क्या नाम है, प्रेगा न्यूज। कोई दिक्कत समझने में, प्रेगा न्यूज दैट मींस प्रेगा फॉर प्रेगनेंसी। न्यूज मतलब खुशखबरी, नहीं समझा बात को। अगर यहां पर 2 गो बेंड आ गया तो खुशखबरी हो गई, मिठाई बांटना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं समझा। और 1 गो बेंड आया तो नहीं बांटेंगे मिठाई, नहीं समझा बात को। इसे हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महिलाओं में चलने वाली जो प्रोसेस है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं बाबू, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या नाम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जैसा कि आप नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं ऋतुस्राव। क्या कहते हैं, ऋतुस्राव, या अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऋतुस्राव कहते हैं, क्या बोलते हैं, और रजोदर्शन एक्चुअली में अलग चीज है। रजोदर्शन अभी बताएंगे हम, रजोदर्शन क्या है। तो इसको पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं, महीना भी बोलते हैं, सब अपने अपने तरीके से अलग अलग इसका नाम रखा जाता है। फिलहाल इंग्लिश में इसको मेंस या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग ये जानने वाले होंगे, आज आपको ये समझाएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, आपके बॉडी का कौन कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे ब्लीडिंग होता है, कितने दिनों तक ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग क्यों होता है लड़कियों के अंदर में, वो सारे चीजों को हम लोग आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में स्टार्ट होता है कितने एज में जानती हो, 11 से लेकर 13 साल के एज में स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वो 11 से लेकर 13 इयर्स के बीच में होता है, और उसको कहते हैं मिनार्च। क्या कहते हैं, मिनार्च। आप लोग लिखते जाइए, पॉइंट वाइज लिखते जाइए कि जब लड़कियों में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस का क्या नाम है, मिनार्क बोलते हैं, या हिंदी में कहते हैं रजोदर्शन। रजोदर्शन कहा जाता है, जो कि स्टार्ट कब होता है, 11 से लेकर 13 साल के एज में, जिस एज को हम लोग प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज। 11 से लेकर 13 साल के एज जो है, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। क्या कहते हैं बाबू, प्यूबर्टी स्टेज। इसको हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था। जब कोई लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है तभी उसके बॉडी में स्टार्ट होता है प्रोसेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्च कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये प्रोसेस कब तक चलता है, ये प्रोसेस लगभग 45 से 50 साल के एज तक चलता है। कितना, ये अगर प्रोसेस लास्ट कब हो जाएगा,
ये लास्ट कब हो जाएगा या कंप्लीट कब हो जाएगा ये प्रोसेस? 45 to 50 कंप्लीट होगा जब एज 45 से लेकर 50 के बीच हो जाएगा, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? स्टॉप, बंद हो जाएगा। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है, तब इसको बोलते हैं मीनोपाउज। क्या बोलते हैं? मीनोपाउज। इसको बोलते हैं रजोनोवृत्ति। क्या बोलते हैं? रजोनोवृत्ति। यानी रजो दर्शन और रजोनोवृत्ति, ये दोनों जो है अलग अलग चीज है। रजो दर्शन मतलब जब पहली बार मेंस स्टार्ट हुआ महिलाओं के अंदर, और जब लास्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीनोपाउज कहते हैं। जल्दी सुनो। अब हम लोग ये समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से आपके बॉडी का ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर ये ब्रेन है। ये क्या है बाबू? ब्रेन। ये है ब्रेन। ब्रेन से हैंगिंग एक ग्लैंड्स है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है। अब मान लो आपके बॉडी में अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, यानी आज 1 तारीख है। आज शुरुआत करते हैं, अभी आज 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं कहानी को। ठीक है। तो मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम है FSH। क्या नाम है बाबू? FSH। ठीक। यहां से शुरुआत हुआ हार्मोन से। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला जिसका नाम है FSH। ये हार्मोन चला गया इस ओवरी पे। कहां पर चला गया? ओवरी पे। ये फीमेल का ओवरी है, अंडाशय है, जो कि आप जान सकते हैं। ओवरी यहां से जुड़े होते हैं। इसको हम डिटेल से बताएंगे, यहां बताएं। ठीक है। तो ये अंडाशय है। जैसे FSH पड़ेगा, इस अंडाशय के अंदर में जो बहुत सारे oogoनियम बैठ के तैयार है, बहुत सारे oogoनियम बैठ के तैयार है। तो FSH आया, एक थप्पड़ मारा। किसको थप्पड़ मारा? oogoनियम को। और थप्पड़ मारने से एक oogoनियम बाहर निकलना चाहा, मतलब अब वो oogoनियम क्या बन के बाहर निकलेगा? सेकेंडरी oocyte बन के बाहर निकलेगा। यानी समझ लो हर महीने एक oogoनियम को थप्पड़ मार मार के बाहर निकाला जाता है। तो जैसे फिर से जाए थप्पड़ मारा तो एक बाहर निकला, ये मान लीजिए। ये oogoनियम जब आगे बढ़ा तो ये बना प्राइमरी oocyte। क्या बना? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाद बनता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनता है? और इसके ऊपर से फिर टर्सरी सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल, और फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। बताया था ना। और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होते हैं सेकेंडरी oocyte। ये पूरा प्रोसेस होने में कितना दिन का समय लगता है? 14 दिन का समय लगा। यानी आपके बॉडी के अंदर 1 तारीख से कहानी स्टार्ट होता है। कितना तारीख से? तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ऐसे करते करते 14 तारीख तक में क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte। समझिए बात को। ये क्या बन गया बाबू? सेकेंडरी oocyte। अभी आपके बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है, आपको फील भी नहीं हो रहा है कि आपके बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है। आपको महसूस नहीं होगा। 1 से लेकर 14 तारीख तक में, जो 14 दिन के अंदर में क्या बन चुका है? और कहां बना? अंडाशय के अंदर। कौन से हार्मोन के हेल्प से बना? FSH के हेल्प से। ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा? आगे ध्यान दीजिएगा। अब ये सेकेंडरी oocyte को, यानी कि यहां पर ये चीज को यहां पर समझा सकते हैं कि ये सेकेंडरी oocyte है। इसको निकलकर कहां जाना है? फैलोपियन ट्यूब में जाना है। तो अंडाशय का तो दीवार अभी पैक है, बंद है, तो इसके दीवार को तोड़ना होगा ना जी, तभी तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। इससे पहले चीज और समझते हैं कि यहां जो 14 दिन तक बना, यहां से एक हार्मोन भी रिलीज हुआ। क्या नाम है उसका? एस्ट्रोजन। क्या नाम है बाबू? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये कितने दिन तक निकलेगा? 14 दिन तक, क्योंकि 14 दिन तक क्या पड़ा? FSH पड़ा। समझ में आ रहा भैया? ध्यान से। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकल के चला गया हमारे यूट्रस के पास। कहां पर पहुंच गया? यूट्रस में। जब 1 तारीख से बनना स्टार्ट हुआ था ये, तभी एस्ट्रोजन हार्मोन बनना स्टार्ट हो गया था 1 तारीख से, और वो 1 तारीख से पहुंचना भी स्टार्ट हो गया था। और धीरे धीरे ये गर्भाशय का दीवार जो है, इसको क्या करने लगा था? मोटा करने लगा, थिक करने लगा। दोनों साइड जो यूट्रस का वाल है उसको वो मोटा करने लगा, थिक करने लगा। यानी यूट्रस का वाल कितने दिन तक मोटा होगा? 14 दिन तक मोटा होगा। इसके दीवार को मोटा कौन किया? एस्ट्रोजन हार्मोन मोटा किया। एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से निकला? तो FSH से निकला। ये फॉलिकल से निकला। कहां से निकला? फॉलिकल से। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। यानी फॉलिकल से क्या निकला? एस्ट्रोजन हार्मोन निकला। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां पर 14 डेज तक ये प्रोसेस हुआ।
अब 14th डेज के अंदर 14वां दिन पे यहाँ एक हार्मोन पड़ा जिसका नाम है LH। क्या नाम है बाबू? LH। LH क्या करता है? ये दीवार तोड़ता है और सेकेंडरोसाइट को बाहर निकालता है। सेकेंडरोसाइट क्या हो गया? बाहर। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। तो अगर सवाल पूछा जाए कि ओवुलेशन में कौन से हार्मोन का रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलेंगे LH। LH हार्मोन क्या करवाया? ओवुलेशन करवाया। सेकेंडरोसाइट को क्या करवाया? बाहर करवाया। बात समझ में आ रहा? अब क्या होगा? सेकेंडरोसाइट चल गया यहां पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यहां बाहर निकला तो कहां पहुंचा? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब क्या होगा? अब यहां पर सेकेंडरी ओसाइट जब टूटा यानी बाहर निकला, तो ये अंडाशय का जो दीवार टूटा, तो टूटकर कुछ सेल यहां जमा हो गया था। ये जो सेल टूटा अंडाशय का और ये ग्राफियन फॉलिकल का सेल, तो टूटकर यहां पर कुछ जमा हो गया है ना। इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? ये जो अंडाशय का दीवार टूटा, ब्रेकडाउन हुआ, और ग्राफियन फॉलिकल जो टूटा, उसका टूटा हुआ सेल का गुच्छा है ये, जिसका नाम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये एक हार्मोन बनाना स्टार्ट करेगा जिसका नाम होगा प्रोजेस्टेरोन। और ये हार्मोन कितने दिन तक बनाएगा? 10 दिन तक बनाएगा। समझ में आ रहा बात को? यानी 14 दिन तक का तो इधर प्रोसेस था, और 14वां दिन से ही यहां एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ। एक इंडोक्राइन सेल है। इंडोक्राइन क्यों बोले? क्योंकि हार्मोन रिलीज कर रहा है ये सेल। क्या रिलीज कर रहा है? हार्मोन। इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये क्या रिलीज कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। यानी कि 15 तारीख से स्टार्ट हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना। 15, 16, 17, 18 ये तारीख बन रहा। अब ये जब बनेगा तो ये बनकर चला गया फिर से कहां पर? यूट्रस के वाल पे। कहां चला गया? यूट्रस के वाल में। तो यूट्रस के वाल में गया तो यूट्रस के वाल को और मोटा किया, और क्या कर दिया? मोटा कर दिया, और मोटा किया। यानी कि यूट्रस का वाल तो शुरुआत में 14 दिन तक मोटा हुआ, और 10 दिन तक और मोटा हो गया। यानी 14 और 10 कितना हुआ? 24 दिन तक गर्भाशय का दीवार क्या हुआ? मोटा होता गया। पहले 14 दिन तक मोटा कौन किया इसको? एस्ट्रोजन। कौन मोटा किया बाबू? एस्ट्रोजन हार्मोन मोटा किया। फिर 10 दिन तक कौन मोटा किया? प्रोजेस्टेरोन इसको मोटा किया, यानी इसको ठीक किया, है ना। तो 14 और 10 कितना हो गया? 24। अब जब 24 दिन गुजर गया, तब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये पूछता है कि जो अंडाशय से जो सेकेंडरोसाइट बाहर निकला था, जो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, उसका क्या हुआ? बोला हम लोग जो दीवार मोटा कर रहे हैं इतना दिन से, 24 दिन तक दीवार को मोटा किए, क्यों मोटा कर रहे हैं? ताकि यहां पर बच्चा रह सके, ताकि यहां पर बच्चा बन सके, बच्चा को गद्दी बिछौना मिल सके। तो बोलता आप पता करो बच्चा बनेगा भी कि नहीं बनेगा, कि हम लोग खाली दीवार मोटा करते जा रहे हैं, पता चला बच्चा ही नहीं बनेगा। दीवार मोटा करके फायदा क्या हुआ? कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक SMS भेजता है फेलोपियन ट्यूब में कि जाकर रिसर्च करो कि जो सेकेंडरोसाइट बाहर निकला वो स्पर्म के साथ मिला या नहीं मिला। तो पता चलता है कि सेकेंडरी ओसाइट जब बाहर निकला था, कितने तारीख को बाहर निकला था? 14 तारीख को मान लेते हैं, 14 तारीख को बाहर निकला। और ये जो लड़की है इसके बॉडी में शुक्राणु पहुंचा ही नहीं, तो ये 14 तारीख को वेट किया, 15 तारीख को वेट किया, कितना तारीख को? 14, 15 2 दिन तक वेट किया। 48 घंटा तक ही सेकेंडरोसाइट वेट करता है शुक्राणु का। कितने घंटा तक? 48 घंटा, ये 2 दिन। तो 14 तारीख को वेट किया और 15 तारीख को वेट किया, देखा शुक्राणु आया ही नहीं, तो 16 तारीख को ये मर गया, खत्म हो गया। सेकेंडरोसाइट क्या हो गया? डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया। जब खत्म हो गया 16 तारीख को, और ये कंटिन्यू कॉर्पस ल्यूटियम हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा, और ये दीवार मोटा किया। तो 24वां दिन में जाके पता किया कि सेकेंडरोसाइट तो है ही नहीं है फेलोपियन ट्यूब में। बोलता कहां गया? बोलता उसको स्पर्म तो मिला ही नहीं, तो डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। तो ये लोग टेंशन में आ गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या आ गया? टेंशन में आ गया। बोलता हाय रे बाप, तब हम क्या किए इतना दीवार को मोटा करके? कोई फायदा है मोटा करके? क्यों फायदा नहीं है बताओ जरा सा? क्योंकि यहाँ स्पर्म ओवम का मिलन ही नहीं हुआ। जब मिलन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट में पूरा बच्चा नहीं बनेगा, और बच्चा जब नहीं बनेगा तो दीवार मोटा करके फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। तो ये दिमाग 24 तारीख को आया,
अब बचा 4 दिन, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को एवरेज 28 दिन का माना जाता है। कितने दिनों का? 28 दिनों का। किसी का कम बेसी हो सकता है, हम बाद में बताएंगे वो। अभी फिलहाल एनसीईआरटी में 28 से 29 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल को माना जाता है, यानी हर 28 से 29 दिन में आपका पीरियड रिपीट होगा। बात समझ में आ रहा? तो 24 दिन तो गुजर चुका है। अब जो 4 दिन बचा, जब पता चला कि सेकेंडरी ओसाइट का मिलन नहीं हुआ, इस अंडाणु का शुक्राणु के साथ मिलन नहीं हुआ, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालना बंद कर देगा। बोलेगा और हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि बच्चा तो बनने का प्रोसेस ही नहीं है। तब जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कमी हुआ, यूट्रस वेट कर रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ नहीं रहा है, हम मोटा कैसे होंगे? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जाना बंद हो गया, यानी लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कमी की वजह से अब यूट्रस का दीवार ये टूटने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। तो ये जब सारा मोटा दीवार टूट जाएगा, ये सारा मोटा दीवार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और टूट कर जो है ये ब्लड के रूप में बाहर निकलेगा, ब्लड के रूप में बाहर निकलेगा। तो वेजाइना के रास्ते होते हुए, कौन से रास्ते में? वेजाइनल कैनाल होते हुए, वेजाइनल ओपनिंग होते हुए गर्भाशय का जो मोटा दीवार है वो 4 दिन तक लगभग टूट, धीरे धीरे ब्लड के रूप में टूटते 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 टूटकर गिरते जाएगा और बाहर निकलते जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। ये कौन सा फेज है? ब्लीडिंग फेज है ये। और ये जो ब्लीडिंग फेज है बाबू, ये लगभग 3 से लेकर 4 दिन का हो सकता है। 2 दिन से कम रहेगा तो प्रॉब्लम है। अगर मान लो किसी का ब्लीडिंग फेज मान लो 1 दिन में ही खत्म हो गया तो ये प्रॉब्लम्स है। 7 दिन से ज्यादा हो रहा है तो भी प्रॉब्लम्स है। तो ब्लीडिंग जो होता है महिलाओं में मेंस के टाइम पे, ये ब्लीडिंग 2 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 दिन से ज्यादा और 7 दिन के कम है, उसके बीच में है, तो ये नॉर्मल है। बात समझ में आ रहा? लेकिन और भी अगर हम 28 दिनों का बात कर रहे हैं कि किसी का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का है तो उसका ब्लीडिंग फेज 3 से 4 दिन का होना चाहिए। समझ में आ रहा बात को? तो ये ब्लीडिंग जब हुआ तो हमारा ये पूरा गर्भाशय फिर से क्या हो गया? क्लीन हो गया। और ये कितना दिन तक चलेगा ब्लीडिंग फेज? 4 दिन तक। तो टोटल कितना दिन हो गया? 28 दिन। 28 दिन में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हो गया। बात समझ में आया? ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया। अब मान लो 28 दिन के बाद क्या हुआ? अब अगला दिन क्या हुआ? अगला दिन फिर से क्या होगा? यहाँ फिर से क्या होगा? 1 तारीख से फिर एफएसएच आएगा, एगो थप्पड़ मार के एगो ओगोनियम को बाहर करेगा, बोलेगा अब तुम फिर से जाओ सेकेंडरी साइड बनो। फिर से 14 दिन तक सेकेंडरी साइड बना, 14वां दिन में बाहर निकला, बाहर कौन निकालेगा? एलएच हार्मोन आएगा और गर्भाशय की दीवार को तोड़ेगा, सेकेंडरी साइड को बाहर निकालेगा। सेकेंडरी साइड बाहर निकल के कहां चला जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। लेकिन गर्भाशय के अंदर जो हमारे कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाना स्टार्ट कर देगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना स्टार्ट करेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फिर से कहां जाएगा? गर्भाशय की दीवार में। गर्भाशय की दीवार को क्या करेगा? मोटा करेगा। और इस तरह से इस प्रोजेस्टेरोन से पहले मोटा कौन किया था? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये कितना दिन तक मोटा करेगा? 14 दिन तक। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कितना दिन तक मोटा करेगा? 10 दिन। 14 10 कितना हो गया? 24 दिन। और जब अब सोचो, अगर ये सेकेंडरी पार्ट का मिलन स्पर्म के साथ हो गया, अगर हो गया, तो ये जो दीवार मोटा है ना बाबू, ये जो मोटा दीवार है, मान लो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कितना दिन तक मोटा किया? 10 दिन तक। जब सूचना भेजेगा जाके देखो तो सेकेंडरी साइड का क्या हुआ? 10 दिन बाद जब सूचना जाके देखेगा, बोलेगा अरे ये तो 10 दिन बाद यहाँ पर जाइगोट बन चुका है, जाइगोट से 1 से 2 सेल बन चुका, 4 सेल बन चुका, अब तो वो बच्चा बनने के लिए रेडी हो चुका है। तब कॉर्पस ल्यूटियम बोलता है ऐसा बात है, तब हम औरो हार्मोन बनाएंगे। अभी 10 दिन नहीं, अब लगातार हार्मोन बनाएंगे, लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएंगे। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम लगातार बनाते जाता है और ये दीवार मेंटेनेंस रहता है, मोटा ही रहता है। समझ रहे बात को? यानी कॉर्पस ल्यूटियम डिपेंड करता है कि सेकेंडरी ओसाइट का शुक्राणु के साथ मिलन हुआ या नहीं हुआ। अगर मिलन नहीं हुआ तो ये कितना दिन तक हार्मोन बनाएगा? 10 दिन तक। और अगर मिलन हो गया तो पूरे के पूरे 9 महीना तक ये हार्मोन बनाते रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्यों बनाते रहेगा? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, गर्भाशय की दीवार को मोटा बना कर रखेगा, बरकरार रखेगा। समझ रहे बात को? इसलिए कभी कभी किसी लड़की को, जो गर्भवती लड़की रहती है, गर्भवती महिला होती है, उसको डॉक्टर टैबलेट देता है। क्या देता है? और वो टैबलेट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कंपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यानी आपका अगर बॉडी प्रोजेस्टेरोन नहीं बना पा रहा ना, तो डॉक्टर आपको टैबलेट देगा ताकि आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का मात्रा रहे और गर्भाशय का दीवार पतला ना हो जाए, मोटा रहे। वो क्या रहे? मोटा रहे। तो उसको मोटा कितने दिन तक रखना पड़ेगा? 9 महीने तक मोटा रखना पड़ेगा ताकि बच्चा वहां सेफली आराम से रह सके। बात समझ में आया? यहां तक ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो चुका है। तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टेप बाय स्टेप बताएं कि कैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा 2 हार्मोन का रोल है? एफएसएच और एलएच। 2 रोल है ना इसका। एफएसएच कितने दिन तक पड़ता है?
LH कितना दिन पड़ता है? एक दिन। और 14वां तारीख को LH का एक ही काम है, एक ही दिन पड़ेगा। ये तो थोड़े लंबा 10 दिन तक पड़ेगा, एक दिन पड़ेगा और गर्भाशय की दीवार को क्या कर देगा? तोड़ देगा। और तोड़ के किसको बाहर निकाल देगा? सेकेंडरी साइड को। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। कोई सवाल है कहीं पर? बताइए। मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का सवाल है आपका मन के अंदर तो बोलिए। अगर किसी महिला के अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, मान लो कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर चल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके बॉडी के अंदर में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हुआ है। स्पर्म एंड ओवम जो है वो दोनों फर्टिलाइज्ड नहीं किया है। इसका मतलब यही हुआ। अगर मान लो किसी महिला में मेंस बंद हो चुका, पीरियड बंद हो चुका है, इसका मतलब यह होता है कि हो सकता है अंडाणु और शुक्राणु क्या हो चुका है? मिलन हो चुका है। समझिए बात को। मान लीजिए कि ये जो यूट्रस गर्भाशय है, ठीक है, और ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब है मान लेते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी साइड यहां पर पहुंचा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अगर सेकेंडरी साइड का मिलन स्पर्म के साथ हो गया तो जो गर्भाशय का दीवार, जो मोटा वाला दीवार है, के टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि दोनों का क्या हो चुका है? मिलन हो चुका है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो बच्चे बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अब नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का एक लक्षण है कि हो सकता है उस महिला के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो गया हो, स्पर्म ओवम का मिलन हो गया हो, जाइगोट बन गया हो, इसलिए उसके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है बात को? या बंद होने का दूसरा भी रीजन हो सकता है, और भी कुछ रीजन हो सकता है। स्ट्रेस हो सकता है, आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, आपका हेल्थ खराब है, इसकी वजह से आपके बॉडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 महीना डिले भी हो सकता है, 1 महीना लेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल है सब कुछ, अगर आप विवाहित महिला हैं और आपके बॉडी में शुक्राणु जा रहा है, तो यानी कि चांसेस है, अगर आपके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुआ है तो ये चांसेस हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर शुक्राणु और अंडाणु का क्या हो चुका है? मिलन हो चुका है। नहीं समझे बात को? कोई दिक्कत समझने में? तो ये तो था हमारा थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और क्या चीज हम लोग समझेंगे? कुछ बताइए। और कुछ किसी को कोई सवाल? कोई सवाल है? अनिकेत, बिट्टू, शुभ, मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई सवाल? खुशी, किसी तरह कोई सवाल नहीं है? और सर, हाँ, फैलोपियन ट्यूब से मतलब कितना टाइम के बाद मतलब दिन फ्री में आता है? हाँ सही सवाल पूछा है। ये सवाल पूछा है कि फैलोपियन ट्यूब में जैसे अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिला, तो मिलने के कितना दिन बाद यहां तक पहुंचता है? तो 7 दिन के बाद। कितना दिन के बाद? 7 दिन के अंदर में यहां का चीज यहां पर पहुंच जाएगा गर्भाशय के अंदर में। और जब गर्भाशय से जाकर वो चिपकेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब ये हुआ कि जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है वो बन जाता है ब्लास्टुला। क्या बनता है बाबू? ब्लास्टुला बनता है। क्या बनता है? ब्लास्टुला। और ये जाके कहां से जाके चिपक जाता है? गर्भाशय के दीवार से। सर ये साइड में चिपकता है, बीच में नहीं, साइड में चिपकेगा। हाँ, कोई इस साइड में भी चिपक सकता है, इस साइड में भी चिपक सकता है। गर्भाशय के दीवार से चिपकेगा। अब गर्भाशय के बीच में नहीं रहेगा, कहां पर आएगा? दीवार से चिपकेगा। अच्छा, एक सवाल क्लियर हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब यह हुआ कि जो जाइगोट से जब ब्लास्टुला बनता है, तो ब्लास्टुला स्टेज जब यूट्रस के वाल से अटैच्ड होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। और इसके बाद ही, यानी कि 7 दिन के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। मान लीजिए हमको पता करना है महिला के अंदर में, मान लीजिए महिला के अंदर पता करना है कि उसके बॉडी में स्पर्म ओवम का मिलन हुआ कि नहीं हुआ। कोई किट है क्या? उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी किट। एक किट होता है प्रेगनेंसी किट। प्रेगनेंसी किट, इसको बोलते हैं प्रेगा न्यूज। क्या नाम है? प्रेगा न्यूज। तो एक मार्केट में किट आता है प्रेगा न्यूज के नाम से, डॉक्टर के मतलब मेडिकल मिल जाएगा। ये प्रेगा न्यूज क्या है? ये किट आपको बताएगा
कि आपके बॉडी के अंदर में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ये तब बताएगा ना जब फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद, मान लीजिए कि आज शुक्राणु अंडाणु का मिलन हुआ और गलती से आज ही हम इस किट से जांच कर लिए, तो आज नहीं बता पाएगा कि आपके बॉडी में शुक्राणु अंडाणु का मिलन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब यहां से लेकर यहां तक आएगा, ये जब ब्लास्टुला जब गर्भाशय से चिपक जाएगा ना, तब ये एक केमिकल निकालता है। क्या निकालता है? एक केमिकल। उस केमिकल का नाम है HCG। क्या नाम है? HCG। और ये 7 दिन बाद केमिकल निकलता है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के 7 दिन बाद ये केमिकल निकलता है HCG। अगर हम अभी किसी लड़की के टेस्ट करें उसके बॉडी में HCG है कि नहीं, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बॉडी में ब्लास्टुला नहीं बना है। बना है ब्लास्टुला? शुक्राणु अंडाणु का मिलन नहीं हुआ, ब्लास्टुला नहीं बना होगा। तो ब्लास्टुला नहीं बनेगा तो HCG नहीं बना होगा। तो अभी किसी लड़की का अगर हम यूरिन टेस्ट करें, उसका मूत्र जांच करें, तो उसके पेशाब जांच करने पर उसके पेशाब में हमको HCG नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी महिला के अंदर स्पर्म ओवम का मिलन होके 7 दिन में ये इम्प्लांटेशन हो गया, ब्लास्टुला बन के चिपक गया, तो जैसे ये चिपकेगा तो 7 दिन के बाद ये क्या निकालेगा? HCG। और उस लड़की का पेशाब लिया जाता है, यूरिन, और एगो इस तरह का एगो किट होता है, किट होता है। ठीक है, समझिए बात को। ये किट में क्या होता है, एक जगह होता है जहां पर आपको यूरिन 2-3 ड्रॉप्स डालना पड़ता है यूरिन का, और यहां पर एक प्लेट लगा होता है, डिजिटल प्लेट। हम जैसे यूरिन डालेंगे तो अगर ये लड़की के अंदर में ये प्रोसेस नहीं हुआ होगा, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, तो इसमें एक दाग आएगा। कितना दाग आएगा? एक दाग आएगा, एक बैंड आएगा, डार्क बैंड। और अगर मान लो कि इसके पेशाब में HCG मिल गया, पेशाब डाल रहे हैं, यूरिन डाल रहे हैं ना, उसके यूरिन में अगर HCG रहा, तो HCG रहा, इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लांटेशन हो गया होगा। तो इसमें 2 गो दाग आएगा। कितना दाग आएगा? 2 गो। तो अगर इस प्रेगा न्यूज के किट के अंदर में 2 दाग आता, 2 बैंड आता है, तो ये इंडिकेशन है कि वो जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो गई है। क्या हो गई है? गर्भवती हो गई है वो, क्योंकि उसके यूरिन में हमको क्या मिला? किस चीज का सैंपल मिला? HCG का सैंपल मिला। और HCG महिला में तभी निकलेगा जब उसके बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, स्पर्म ओवम का मिलन हुआ होगा। और सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं, बल्कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक संरचना बनता है, एक बॉल बन जाता है, एक छोटा सा बहुत सारे कोशिकाओं का ग्रुप बन जाता है, 16 सेल का ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप को बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं? ये गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता है और ये 7 दिन के अंदर होता है। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद, कितने दिनों के बाद? 7 दिनों के बाद ब्लास्टुला बनता है और वहां से क्या निकलता है? HCG। और जब हम यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें HCG रहेगा तो डबल बैंड आएगा, HCG नहीं रहेगा तो डबल बैंड नहीं आएगा, एक बैंड आएगा। समझ में आया? तो इस किट का क्या नाम है? प्रेगा न्यूज। कोई दिक्कत समझने में? प्रेगा न्यूज दैट मींस प्रेगा फॉर प्रेगनेंसी। न्यूज मतलब खुशखबरी। नहीं समझा बात को? अगर यहां पर 2 गो बैंड आ गया तो खुशखबरी हो गई, मिठाई बांटना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं समझा? और 1 गो बैंड आया तो नहीं बांटेंगे मिठाई। नहीं समझा बात को? इसलिए प्रेगा न्यूज नाम है इसका, प्रेगनेंसी किट बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया? और कोई सवाल? सर आप तो टाइम नहीं बताया। टाइम कौन सी कटा है? अंडाणु मिलने का बेस्ट टाइम। ओ अच्छा, अंडाणु और शुक्राणु कब मिलेगा? अंडाणु और शुक्राणु का मिलने का बेस्ट टाइम तुम ही लोग बताओ जरा सा। मान लीजिए, सुनिए, 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक में किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, ठीक है? 25 से 26। तो बताओ कौन सा ऐसा तारीख होगा जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलने का चांसेस ज्यादा होगा? बताइए, 26, 14, 15। बताइए, आप लोग सोच के बताइए। हम बोल रहे प्रयास करते हैं मिटा देंगे वो क्वेश्चन था। हाँ बोलो। फेलोपियन ट्यूब का मतलब 7 दिन तक रहता है तब। क्या बोला? फेलोपियन ट्यूब में 7 दिन तक रहता है। फेलोपियन ट्यूब में 7 दिन तक रहता है। 7 दिन में फेलोपियन ट्यूब से निकलकर वो यूट्रस के वाल तक आ जाता है। जगह तक पहुंच जाता है। हाँ, 7 दिन तक वहां नहीं रहता है। 7 दिन में वो वहां से ट्रेवल करते करते यूट्रस के वाल पे आके चिपक जाता है। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने का सही टाइम क्या है, यानी प्रेगनेंसी का सही टाइम क्या है। मान लीजिए 1 महीना में 28 दिन होता है। 28 दिन में अगर किसी भी दिन को, किसी भी तारीख को पुरुष और स्त्री अगर संभोग करता है तो क्या अंडाणु और शुक्राणु का मिलने के चांस है? किसी भी तारीख को मान लीजिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए 1 तारीख है, 2 है, 3, 4, 5, 6, इस तरह करते 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 10 है,
14 है, 18 है और 28 तारीख है। ठीक है, मान लीजिए 1 से लेकर हम 28 तारीख तक लिख दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई स्त्री पुरुष इस 2 तारीख या 3 तारीख को संभोग करता है, यानी कि कोपुलेशन करता है, मैटिंग करता है, तो क्या स्पर्म और ओवम मिलेगा? आप लोग बताइए। नहीं मिलेगा। तो तुम बताओ अनिकेत, क्यों नहीं मिलेगा स्पर्म ओवम? क्या कारण है? अगर मान लीजिए किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का है और उसका स्टार्ट करते हैं कहानी 1 तारीख से, हम यानी 1 तारीख से अंडाणु बनना स्टार्ट हुआ और वो 2 या 3 तारीख को संबंध बनाता है स्त्री पुरुष, तो क्या स्पर्म ओवम मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन से हाँ, गिरेगा, फिर ईएस हार्मोन निकलेगा। सेकेंडरी ओसाइट तो बाहर ही नहीं निकला, सेकेंडरी ओसाइट तो फेलोपियन ट्यूब में गया ही नहीं। निकलना तो छोड़ो, अभी तो वो बनना स्टार्ट हुआ है। अभी अंडाशय के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये मान लो अंडाशय है, ये अंडाशय के अंदर 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक में तो हमारे सेकेंडरी ओसाइट बन रहा होता है ना जी। तो 1 से लेकर 14 तारीख तक में, 1 से लेकर 14 तारीख तक में अगर हम फर्टिलाइज मतलब कि कोपुलेशन करें तो चांसेस नहीं है। लेकिन हम 14 तारीख नहीं लेंगे। किसी किसी लड़की में क्या होता है कि 12 दिन में बन के निकल जाता है, किसी किसी लड़की में 13 दिन में ही बन के निकल जाता है, तो हम उतना रिस्क नहीं ले। अगर आप चाहते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु ना मिले, यानी हमारा अभी जो वाइफ है वो गर्भवती ना हो, तो इसके लिए क्या करना वो जानते हैं? अब 10 तारीख तक पहले, यानी 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में अगर संबंध बनाता है तो यानी कि वो सेफ जोन है। क्या जोन है? सेफ जोन। सेफ जोन का मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो सकता है, क्योंकि बनने में तो 14 दिन लग जाता है। समझ रहे बात को ना? यानी 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में कौन सा जोन मानेंगे इसको? सेफ जोन। सेफ जोन मतलब हुआ अनफर्टिलाइज्ड जोन। इसको क्या बोल सकते हैं? अनफर्टिलाइज्ड जोन। यानी 1 से लेकर 10 तारीख तक में निषेचन नहीं हो सकता, शुक्राणु अंडाणु का मिलन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हो, अगर आप चाहते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो, तब आपको 10 तारीख से लेकर ये 18 तारीख तक में संबंध बनाना होगा। बोलो सर 10 तारीख और 18 तारीख क्यों? आप तो 14 तारीख बोले हैं। तो 14 तारीख एग्जैक्ट दिन है। किसी लड़की में 3 दिन पहले भी निकल सकता है, किसी लड़की में 3 दिन बाद भी अंडाणु निकल सकता है। तो इसीलिए तो बोले कि 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप साथ रहिए, कोपुलेशन कीजिए, मैटिंग कीजिए, इसी के बीच में कीजिए। नहीं समझे बात को? तो 10 से लेकर 18 तक के बीच में ये फर्टिलाइजेशन जोन है। कैसा जोन है? फर्टिलाइजेशन जोन। यानी इस जोन में बच्चे होने का चांसेस ज्यादा है, और सबसे ज्यादा तो फिर 14 तारीख को है, सबसे हाईली चांसेस। जैसे जैसे डेट बढ़ेगा 14 तारीख के बाद, जैसे जैसे बढ़ेगा तो चांसेस घटेगा। यहां पर 10 तारीख से ऊपर गए तो धीरे धीरे चांसेस बढ़ा, और 14 अब डिपेंड करता कि आपका साइकिल कितने दिनों का है। हम 14 तारीख उसी को बोल रहे हैं जिसका साइकिल कितने दिनों का है? 28 दिनों का है। अगर मान लो किसी लड़की का साइकिल 34 दिन में रिपीट होता है, कितने दिन में? 34 दिन में। अगर किसी का साइकिल हर महीना 34 दिन में रिपीट होता है तो 34 का आधा कर लो, कितना होगा? 17। तो 17 तारीख को उसका अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलेगा। अगर किसी लड़की का 30 दिन का साइकिल है तो 15 तारीख को सेकेंडरी साइड अंडाणु बाहर निकलेगा। तो आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका जो पीरियड आ रहा है वो हर महीना के कितने तारीख को आ रहा है, या कितने दिन बाद आ रहा है। किसी लड़की का 34 दिन हो सकता है, किसी लड़की का 35 दिन हो सकता है, किसी का 36 दिन हो सकता है, किसी का 20 दिन हो सकता है, किसी का 28 दिन हो सकता है, किसी का 26 दिन हो सकता है। तो जितना भी दिन है आपका उसका आधा कर लीजिए। उसी दिन आपके अंडाशय से क्या निकलने वाला है? बस उसी दिन अगर आपके बॉडी के अंदर शुक्राणु पहुंचता है तो ज्यादा चांस है अंडाणु के साथ मिलने का, फर्टिलाइजेशन होने का, प्रेगनेंसी होने का। नहीं समझे बात को? और उससे पहले यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में होंगे तो कोई चांस नहीं है निषेचन करने का। 18 के बाद भी कोई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 के बाद अगर मान लीजिए स्पर्म जाता भी है तो वो जो अंडाणु सेकेंडरी साइड है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो तो मात्र मान लो वो 14 तारीख को निकला, मान लीजिए कितना तारीख को निकला? तो 14 को निकला, 14 रहा, 15 रहा, और आपका शुक्राणु 18 तारीख को पहुंच रहा है, तो कुछ होगा? नहीं होगा। हाँ, अगर मान लीजिए 15 तारीख को पहुंच गया शुक्राणु तो मिलने का चांसेस हो सकता है ना।
मान लीजिए अंडाणु आपका सेकेंडोसाइट कितना तारीख को बाहर निकला, आप बताइए, तारीख बताइए कितना तारीख को। चलिए 14 तारीख को आप बोल रहे हैं कि आपका सेकेंडोसाइट बाहर निकला, कहां पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब मान लीजिए स्पर्म पहुंच रहा है 15 तारीख को, तो भी मिलन हो सकता है। 14 तारीख को पहुंचेगा तो अच्छा से मिलन होगा, 15 तारीख को पहुंचेगा, यानी कि समझ लो 48 घंटा तक। कितने घंटा तक? 48 आवर्स। 48 आवर्स तक ये वेट करेगा स्पर्म का। 48 आवर्स मतलब 2 दिन होता है, 2 दिन तक वेट करेगा। और अगर 2 दिन तक वेट किया, अगर स्पर्म आ गया तो मिलन होगा, और नहीं आया तो मिलन नहीं हुआ, ये मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 10 से 18 इसलिए बोले कि किसी लड़की में अगर मान लो 14 नहीं 16 तारीख को निकला, अगर 16 तारीख को निकला तो स्पर्म अगर 18 तारीख तक भी पहुंच जाता है, 17-18 तारीख तक, तो भी निषेचन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना हो अभी, तो आपको एवॉइड करना होगा। एवॉइड मतलब ये दिन को छोड़ना होगा, इसको एवॉइड करना होगा। इसको क्या करना होगा? एवॉइड। एवॉइड मतलब ये दिन को आपको छोड़ना होगा, इस दिन में आपको साथ नहीं रहना है 10 से लेकर 18 तारीख तक में। अगर इस दिन को एवॉइड कर देते हैं तब आपका प्रेगनेंसी का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अगर इसी दिन में संबंध बनाते हैं हम 10 से लेकर 18 के बीच में, तो ये दिन होता है फर्टिलाइजेशन जोन, यहां पर सबसे ज्यादा रिस्की जोन होता है। अगर आप चाहते कि बच्चा हो तो सबसे ज्यादा मेहनत इसी फेज में कीजिए। अगर चाहते बच्चा ना हो तो इस फेज को छोड़कर 18 तारीख के बाद और 10 तारीख से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो था नॉर्मल 28 दिनों का कहानी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी भी डाउट रह गया हो मन के अंदर, अभी भी बहुत सारे अगर सवाल हो तो आप लिख के रखिए कॉपी में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सवाल क्लियर कराएंगे, ठीक है। हाँ, फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म कितने देर तक सर्वाइव कर पाता है? हाँ, अब सवाल एक तो आप तो अंडाणु का लाइफ बता दिए कि 48 घंटे तक जीवित रहता है सर, लेकिन स्पर्म, उसके बॉडी में स्पर्म कितने देर तक जीवित रहेगा? मान लीजिए सही सवाल पूछा है। मान लो कि अगर किसी लड़की में 14 तारीख को सेकेंडोसाइट बाहर निकलता है, कितने तारीख को? 14 तारीख को, लेकिन उसके बॉडी के अंदर स्पर्म पहुंचा हुआ है 12 तारीख को ही। कितना तारीख को? 12 तारीख को, यानी एडवांस में पहुंचा हुआ है स्पर्म। एडवांस में कहां पहुंचा हुआ है? फैलोपियन ट्यूब में 12 तारीख को। तो 12 तारीख को रहेगा वो, 13 तारीख को भी रहेगा, 14 तारीख को भी रहेगा, और 14 तारीख को मिल जाएगा। यानी ये 3 से 4 दिन तक, 3 से 4 दिन या 5 दिन भी हो सकता है, स्पर्म इतना दिन तक टिक कर रह सकता है। समझ रहे बात को? 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 दिन तक स्पर्म का लाइफ रहता है, या 72 घंटा बोलते हैं, बेसिकली 3 दिन बोलते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन भी हो सकता है स्पर्म का लाइफ। तो अगर मान लो कुछ दिन पहले भी स्पर्म पहुंच चुका है, मान लो 14 तारीख को अगर आपका सेकेंडोसाइट बाहर निकलने वाला है और 12 तारीख 11 तारीख को स्पर्म पहुंच गया, तो भी निषेचन हो सकता है। इसलिए तो बोले कि 10 तारीख तक में नहीं करना, आपको 10 से पहले करना अगर करना है तो, क्योंकि अगर 10 तारीख को भी कर लेते हैं कोपुलेशन और मान लो 14 तारीख को निकला अंडाशय, तो मिलने का चांसेस हो सकता है। अगर चाहते हैं कि बच्चा ना हो तो आपको 10 से पहले संबंध बनाना होगा। नहीं समझे बात को? या तो फिर 15 का बाद, या तो फिर 18 के बाद। इतना जल्दबाजी नहीं करना है, 15 भी नहीं लेना है बाबू, 18 के बाद जाना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।